हेलो नमस्कार, जय हिंद मेरे साथियों। कैसे हो आप सब लोग? मस्त होंगे मेरे हिसाब से, मस्त होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम तंदुरुस्त होंगे। और कैसे चल रही है आपकी तैयारी? तो आज की हमारे देखो, पहले हमने जो संविधान के अंदर किसके बारे में चर्चा की थी, तो पहले हमने न्यायालय के बारे में देख लिया इस भाग 5 में। आज हम भाग 5 के अंदर देखेंगे नियंत्रक एवं महापरीक्षक। तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं और पूरी क्लास देखने के बाद अपना रिव्यू ज़रूर दें। आज की इस क्लास में हम देखेंगे महालेखा और नियंत्रक परीक्षक के बारे में, जो कि आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो हम आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि हमने कल जो पहले कहाँ तक कंप्लीट किया, देखो जैसे हम क्या एक जो बोर्ड है उस पर सीधा पढ़ा रहे हैं, हैंड रिटन पढ़ा रहे हैं। आपको पूरी क्लास हैंड रिटन में ये प्रोवाइड होगी। किसकी? पॉलिटी की। यहाँ पे कुछ मैंने लगाई थी है। अब यहाँ पे आगे हैंड रिटन है सब कुछ। जैसे यहाँ पे मैंने राज्यसभा पढ़ा दिया, फिर लोकसभा पढ़ा दिया, और फिर धीरे धीरे मैं कम्प्लीटली, मतलब कि आपको मैं कहाँ तक पढ़ा चुका हूँ, तो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ न्यायालय। देखो यहाँ पे न्यायालय न्यायपालिका तक है। जैसे कि हम एक बार इसमें शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका। यानी कि इसकी स्थापना कब हुई? तो स्थापना 26 जनवरी 1950 को दिल्ली में हुई थी। उद्घाटन कब हुआ? तो इसका जो उद्घाटन है वह कब हुआ? तो वह 28 जनवरी 1950 को हुआ। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एच जे कान्या थे। एच जे के अनुसार हमारे एच के लिए दो लोग आते, कौन आते? हीरालाल कान्या और हरिलाल कान्या। मूल संविधान के अंदर जो जजों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो वो 8 होती है। कितनी? 8 होती है। उनमें से एक तो उनका हेड होता है, बाकी 7 जज होते हैं। वर्तमान में जो जजों की संख्या है, जो पहले जब संविधान था तब उसमें 8 जजों की संख्या थी, लेकिन वर्तमान में कितनी कर दी है? 33 कर दी, यानी कि 34 कर दी गई है, जिसमें 33 तो जज होते हैं और एक उनका हेड होता है। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के बारे में बताता है। इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसमें है? अनुच्छेद 124 के अंदर है, 124 के अंदर। किसकी चर्चा? भारतीय संविधान किसकी? न्यायालय की। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है? जैसे मैंने बताया वहाँ पे ऊपर वैसे हैं। भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत के सीजेआई कौन है? तो सूर्यकांत है। भारत का सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थित है। इसे भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ भारत के सभी जो राज्य होते हैं उनका क्या होता है? न्याय होता है। भारतीय संसद जजों की संख्या में क्या कर सकती है? तो वृद्धि कर सकती है। न्यायालय के अंदर, मतलब अगर वकील बनना है तो उसका लिए आपको योग्यता क्या चाहिए? तो भारत का नागरिक हो, भारत के किसी भी न्यायालय में 5 साल तक क्या रहा हो? जज रहा हो। किसी भी न्यायालय के अंदर जज रहा हो। कम से कम 10 साल तक वकील भी रहना जरूरी होता है। मतलब कि भारत के किसी भी न्यायालय के अंदर 5 साल तक जज बनने के लिए किसी भी न्यायालय उस कोर्ट के अंदर क्या होना चाहिए? 5 साल तक जज रहना चाहिए, या फिर किसी कम से कम 10 साल तक वकील रहा हो। सुप्रीम कोर्ट में जजों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति का नज़रों में कौन जो कानून का ज्ञाता होता है वही इसको किसमें नियुक्त किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट। जजों के नियुक्ति के समय सीजीआई से वो सलाह लेता है। जजों की नियुक्ति के समय सीजीआई से सलाह लेता है। सीजीआई के नियुक्ति में भारत का राष्ट्रपति कोलोजियम के सिफारिश पर नियुक्त करेगा। उसको? सीजीआई को। सीजीआई के नियुक्ति में भारत, जो सीजीआई की जब नियुक्ति की जाती है तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो कोलोजियम। अब कोलोजियम क्या होता है? कोलोजियम में होता है सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजों के एक ग्रुप बनता है, जो कि सीजीआई की नियुक्ति का सिफारिश राष्ट्रपति से करता है। सीजीआई अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति को देगा। जो अनुच्छेद किसने? हम आगे देखते हैं अगला अनुच्छेद 125। अनुच्छेद 125 में क्या है? जजों के वेतन की जो चर्चा है वह अनुच्छेद 125 के अंदर है। इसके अंदर सीजीआई की जो तनख्वाह है वह 2,80,000 रुपये है। अदर जज की 2.5 लाख है, यानी कि 2,50,000 है। तो अनुच्छेद 126 देखते हैं। कार्यवाहक जज की कार्य चर्चा की गई है अनुच्छेद 126 में। अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायालय जज की चर्चा की गई है। इसी प्रकार उद्देश्य के लिए इनका अनुच्छेद 128 के अंदर क्या दे रखा है कि यदि
हाई कोर्ट जज का दे, अगर यदि हाई कोर्ट जज ना दे तो सेवानिवृत्त जज तदर्थ न्यायाधीश का कार्य कर सकते हैं। इन न्यायालय के खिलाफ अपनी अपील कौन कर सकता है? तो प्राइवेसी काउंसिल में की जाती है। अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख न्यायालय की चर्चा की रखी है। अनुच्छेद 130 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का स्थान है, जैसे श्रीनगर और हैदराबाद के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है वह कितना होता है? तो वह 65 साल का होता है। अनुच्छेद 187 सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य हुए विवाद जैसे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। जब केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य अगर विवाद हो जाता है तो वो कहाँ जाएगा? तो सीधा डायरेक्ट किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास। राज्य के मध्य जो विवाद होते हैं वो भी किसमें? सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अब देखते हैं हमारा अगला अनुच्छेद 71। सुप्रीम कोर्ट के पास यह अधिकार है कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के हुए विवादों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुलझाया जाएगा। आप ऐसे मत सोचो कि मैं ऐसे स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, अभी हैंड रिटन से भी पढ़ाऊंगा लिख के। ये तो मैं आपको एक शॉर्ट रिवीजन, फास्ट रिवीजन करा रहा हूँ, जिसको आप पूरी क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर जरूरत है तो देख लेना, नहीं तो ये यहाँ तक भी ठीक होगा, क्योंकि वही यहाँ पढ़ा है वहाँ धीरे पढ़ा है, यहाँ स्पीड में चल रही है। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार है। अनुच्छेद 137 के अंदर दे रखा है न्यायाधीश पुनरावलोकन, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को बदल सकता है। 1960 में जब दोराई राजा केस आया तब यह अनुच्छेद लागू किया गया, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को बदल सकता है। 1960 के अंदर जब आया था उसके अंदर बदला गया। जैसे कि 41 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भारत के सभी जो हाई कोर्ट होते हैं उस पर लागू होता है। अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह मांग सकता है। ठीक इसी प्रकार जो राष्ट्रपति से सुप्रीम कोर्ट सलाह मांग सकता है और सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह मांग सकता है, लेकिन दोनों सलाह देने के लिए क्या नहीं होते? बाध्य नहीं है। संविधान की अंतिम जो व्याख्या कौन करता है? तो वह सुप्रीम कोर्ट करता है। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो आज की हमारी इस क्लास का टॉपिक रहा है, तो आज की इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? सीएजी के बारे में, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इसकी जो चर्चा है वह हमें किस भाग में मिलती है? तो इसकी हम अभी भाग 5 पढ़ रहे हैं, तो उसके अनुसार इसको याद रखो। जैसे कि हमको इसकी जो चर्चा है वो किसके अंदर? तो वह हमें पार्ट 5, इसके अंदर पार्ट 5 के अंदर हमें इसकी चर्चा मिल रही है। और इसके अंदर जो अनुच्छेद है वह कौन सा है? तो 148 इसके अंदर जो आर्टिकल है 148 है। अब क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि जो राष्ट्रपति की जो महानियंत्रक लेखा अभिलेख नियंत्रक एवं महालेखा की जो नियुक्ति है वह कौन करता है? तो वह कौन करता है? तो वह राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? तो वह राष्ट्रपति करता है। हम इसको शॉर्ट में सीएजी लिखते हैं, तो हम इसको सीएजी ही लिखेंगे। सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सीएजी की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति ही करता है। और इसका जो हम कार्यकाल देखते हैं, सीएजी के जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वह कितना होता है या कितने साल का होता है? तो एक बार हम उनके कार्यकाल पर भी नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि उनका जो कार्यकाल होता है तो कितने वर्षों का, कितने साल का होता है? सीएजी के जो व्यक्ति सीएजी बने होते हैं तो उनका जो कार्यकाल होता है वह 65 वर्ष और 6 माह, 65 वर्ष 6 माह तक उनका कार्यकाल होता है। कितना? 65 वर्ष 6 माह तक। जबकि जो न्यायपालिका के अंदर जो हमारे को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो होते हैं उनका 65 साल का कार्यकाल होता है। इसके अंदर 6 माह अधिक होता है किसका? सीएजी का। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं करते। किसके? राष्ट्रपति के। तो ये क्या नहीं करते? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं करते। चलो इसको भी लिख लो।
कौन नहीं करता? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि राष्ट्रपति की अनुमति के बिना या फिर इसे हटाया नहीं जा सकता। तो राष्ट्रपति के प्रसाद, सोली प्रसाद लिखे, प्रसाद पर्यंत, प्रसाद पर्यंत नहीं करते। कौन? तो सीएजी। कौन करते नहीं? तो सीएजी नहीं करते। यह है कहाँ से आ गया? नहीं करते, नहीं करते हैं। अब क्या देखते हैं? मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य सीएजी में भाग नहीं लेता है। क्या? जो मंत्रिपरिषद, हमने पहले पढ़ा है कि मंत्रिपरिषद के बारे में, यानी कि जो मंत्रिपरिषद का जो सदस्य है वह किसमें भाग नहीं लेता? तो वह सीएजी के अंदर भाग नहीं लेता। मंत्रिपरिषद का यहाँ पे पॉइंट बना के लिख लो, मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य, मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य, सीएजी में, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसके अंदर क्या नहीं लेता? सीएजी में भाग नहीं लेता, भाग नहीं लेता है। अब क्या देखते हैं हमारा? हम देखते हैं इसके अंदर अब अनुच्छेद 149, 148 के अंदर तो देखा हमने कि यह दे रखा है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। अब इसके अगला हमारा है 149। कौन सा? तो हमारा अनुच्छेद है 149, आर्टिकल, यानी कि अनुच्छेद 149। अनुच्छेद 149 के अंदर हमें क्या दे रखा है? तो हमें को अनुच्छेद 149 यानी कि 149, अनुच्छेद 149 के अंदर हमें जो दे रखा है वह कौन सा पॉइंट है? कि सीएजी की शक्ति की जो चर्चा है, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के चर्चा है, वह हमें किस अनुच्छेद में दे रखी है? तो वह हमें किसमें? तो वह हमें अनुच्छेद 149 के अंदर दे रखी है। तो यहाँ पे लिख लो सीएजी और सीजीआई में अंतर होता है। सीएजी की जो शक्ति है, शक्ति की क्या? सीएजी की शक्ति की चर्चा। तो इसमें क्या पॉइंट है कि भारत के लेखा विभाग के जो प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं? तो वो सीएजी होते हैं। क्या होते हैं? भारत के लेखा विभाग के प्रमुख होते हैं। यह भारत के लिख सकते हो, या फिर भारत के लेखा विभाग, भारत के लेखा विभाग के प्रमुख होते हैं। भारत के लेखा विभाग के प्रमुख होते हैं। केंद्र या राज्य के खर्च की जांच करता है। कौन करता है? तो सीएजी। क्या करता है? केंद्र या कर दो, केंद्र या राज्य के खर्च की जांच करता है। क्या करता है? जांच करता है। कौन? तो वह सीएजी। यह उसकी पावर है, शक्ति है। अब हम देखते हैं अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 115, यानी कि अनुच्छेद 150, अनुच्छेद 150, 115। इसमें हम क्या देखेंगे कि इसके अंदर हमें दे रखा है केंद्र तथा राज्य क्या कर सकते हैं? दोनों की जांच कौन करता है? केंद्र तथा राज्य के अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में जो जांच है वह सीएजी कर सकता है। केंद्र तथा राज्य
दोनों की जांच सीएजी करता है। कौन करता है? तो सीएजी केंद्र तथा राज्य यानी कि दोनों की जो जांच कौन करता है? तो सीएजी करता है। अब देखते हैं हमारा अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद नंबर 151 यानी कि 151 को मतलब 151। अनुच्छेद 151 क्या? अनुच्छेद 151। अनुच्छेद 151 में हमें क्या दे रखा है? अनुच्छेद 151 में दे रखा है कि केंद्र के लेखा की जो रिपोर्ट है वह राष्ट्रपति को सौंपते हैं। कौन? तो सीएजी। जो सीएजी है ना, वह क्या करते हैं? केंद्र के लेखा की जो रिपोर्ट है, लिखो केंद्र के लेखा की जो रिपोर्ट होती है, केंद्र के लेखा की जो रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं। किसको सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। अब हम क्या देखते हैं आगे, इसी के अंदर लिखा है कि जो राज्य की लेखा की जो रिपोर्ट है वह किसको सौंपते हैं। मान लो केंद्र की तो किसको? राष्ट्रपति को सौंप दिया, तो राज्य की किसको सौंपेंगे? तो राज्य की सौंपा जाएगा किसको? तो राज्यपाल को। किसको? राज्य के लेखा की रिपोर्ट इसको राज्यपाल को देता है। कौन तो देता है? तो वो सीएजी देता है। किस अनुच्छेद के अनुसार? तो अनुच्छेद 151। किसके? अनुच्छेद 151। तो आज के क्लास को हम यहीं तक रखेंगे और यही है आज की इस क्लास का लास्ट अनुच्छेद। इसके अंदर हमारी क्लास, इसके अंदर कुल कितने अनुच्छेद है भाग 5 के अंदर? तो भाग 5 के अंदर हमने कितने अनुच्छेदों की चर्चा की है? तो भाग 5 में हमने की है अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। जो हमारे लास्ट के 3 अनुच्छेद है वह है ये जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बता रखा है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संविधान के किस भाग में है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। और ऐसा भी पूछा जा सकता है जैसे कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की चर्चा किस अनुच्छेद में कर रखी है? किस अनुच्छेद में कर रखी है? तो वह अनुच्छेद 148 यानी 148 इसकी चर्चा कर रखी है। तो सीएजी की वापस एक बार रिवीजन करा लेता हूँ छोटा सा। जैसे कि हम पढ़ लिया है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो बात है वह भाग 5 के अंदर दे रखी है। इसके अंदर जो अनुच्छेद 148 है, सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अगर आप लिखना चाहते हो तो पूरा का पूरा लिख लो, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसकी चर्चा कौन करता है? तो वह राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। यह इसका जो कार्यकाल है वह 65 वर्ष से 6 माह तक है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं करते हैं। इसके अंदर मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य सीएजी के अंदर वोटों के अंदर भाग नहीं लेता है। अनुच्छेद 149 सीएजी की शक्ति की जो चर्चा कर रखी है, जैसे कि भारत के लेखा विभाग के जो प्रमुख कौन होते हैं? तो वह सीएजी होते हैं। केंद्र राज्य के खर्च की जो जांच करते हैं, जो उनके अंदर जो खर्चा होता है उसकी चर्चा कौन करता है? तो वह सीएजी करता है। अनुच्छेद 50 115 केंद्र तथा राज्य की दोनों की जांच सीएजी करता है। अनुच्छेद 151 केंद्र के लेखा की रिपोर्ट कौन करता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। कौन? तो सीएजी केंद्र के लेखा की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है और राज्य की किसको? राज्यपाल को। तो ये हमारे आज के इस क्लास में हमारी आज हो गई हमारी क्लास पूरी। जितनी भाग 5 क्या हुई? भाग 5 की हमारी आज क्लास कंप्लीट हुई, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ रखा था? संघ की चर्चा हमने कर रखी थी। देख लो
जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर अनुच्छेद कहाँ से 52 से 151 तक इसमें अनुच्छेद है। हमने कम्प्लीटली आज की इस क्लास को पूरी कर ली है। तो आज की क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें जिससे कि वो भी इसको देख सके। और क्लास कैसी लगी लाइक करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब करना और हमें सपोर्ट करना जिससे कि हम आगे आपके लिए और भी ऐसे शानदार से वीडियो लेके आए। अगर आपको किसी भी क्लास का अगर पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं जिससे कि हमारे टेलीग्राम चैनल हमने लिंक लगा दिया है। अगर आप वहां से जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो जिससे कि आपको क्या मिल सके, क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और सदस्यता यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते ही आप सीधा क्लास के अंदर आओ। आपको लिए ये क्लास से फ्री ऑफ कॉस्टली आपको पढ़ाई जाएगी आपके ही अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर फौजी पर। तो अब धीरे धीरे हम बाकी क्लासों को भी लेकर आ रहे हैं। जैसे कि आपको मैंने कितनी हिस्ट्री की पॉलिटी की बाकी रही है, हिस्ट्री की मैंने क्या करा दी, सब्जेक्ट वाइज आपको प्रैक्टिस करा दिया है, नोट्स कंप्लीट करा दिया है। अब बच्चा है हमारा पॉलिटी के अंदर भी अब 1-2 क्लास और होगी, भाग 5 के बाद में ज़्यादातर नहीं है, इसके आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड ज़्यादा लोड वाला काम नहीं है। आराम से पढ़ो, धीरे धीरे से पढ़ो, बस नो टेंशन होके पढ़ो। ऊपर ऊपर का है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। इसलिए मैं आपकी जो पॉलिटी की क्लास है वो एक ही क्लास के अंदर रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मैं अपलोड कर दूंगा जिससे कि आप उसके अंदर कुल मिला के 200% होंगे। 200 में से आप पूरे कर लेना और हो सकता है फिर बाद के अंदर मैं आगे 2-3 क्लास और भी लेके आ सकता हूँ पॉलिटी के ज़्यादा क्वेश्चंस की। तो आप टेंशन मत लेना, एग्ज़ाम से पहले मैं आपको कंप्लीट कोर्स तो होने वाला भी है, इसकी टेंशन भी तो आप ख़त्म कर दो। और मैं देखो स्टार्ट कर दिया है, शानदार सी क्लासें हो रही है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है या फिर आपको प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। आज के हमारा भाग 5 खत्म हो गया। अब हम देखेंगे कल भाग 6 के बारे में देखेंगे जिसके अंदर हम पढ़ेंगे राज्यपाल के बारे में, बहुत कुछ पढ़ेंगे भाग 6 के अंदर जहाँ से हम अनुच्छेद 153 से शुरू करेंगे, आर्टिकल 152(3) से। तो हम कल अब मिलते हैं कल की शानदार सी क्लास में। आज की इस क्लास में पूरी देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।